नमस्कार। क्लास 12th अकाउंटेंसी अपना चैप्टर है एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिससे रिलेटेड हमने अपनी पिछली क्लास के अंदर उसका बेसिक मीनिंग समझा था और कुछ ट्रांजैक्शन समझने की कोशिश करी थी। हमने ये जानने की कोशिश की थी कि हम कौन कौन से अकाउंट मेंटेन करते हैं, कौन कौन सी बुक्स मेंटेन करते हैं और एक एनपीओ क्या होता है। बात करते हैं, आज इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और हमारे पास कुछ स्पेशल ट्रांजैक्शन, कुछ टर्मिनोलॉजी है या उसकी एंट्री करने का तरीका है, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। कल हमने 2 पॉइंट समझे थे। पहला पॉइंट था आपके पास में ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश। ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश जिसको आप फाइनली कहाँ दिखाते हो, वो थोड़ा सा समझाया था हमने आपको, और साथ में एक सब्सक्रिप्शन के बारे में दिखाया था। तो सब्सक्रिप्शन को थोड़ा सा पूरा करते हैं। वैसे हम सबके लिए अलग अलग ट्रांजैक्शन करेंगे। फिलहाल हम एक बार अपने सारे ट्रांजैक्शन को देख लेते हैं, कौन सा ट्रांजैक्शन कौन से अकाउंट में आता है, किसे कहते हैं, वो थोड़ा सा हमने सब्सक्रिप्शन का मीनिंग समझा था। सब्सक्रिप्शन होता क्या है, किसे कहेंगे, और दूसरी बात उसकी एंट्री करते हैं तो उसको कहाँ पोस्टिंग करते हैं। तो सब्सक्रिप्शन का मीन्स हमने ये जाना कि एक एनपीओ का इनकम का मेन सोर्सेज उसी को मानते हैं। मेंबरशिप फीस का हो चाहे चंदा को, एक ही बात होती है। अब ये पैसा आपके जितने भी मेंबर है वो आपको देते हैं, जो भी आपके पास मेंबर है वो आपको ये पैसा देंगे और ये एनुअली रिसीव होता है, पूरे साल भर के लिए रिसीव होता है। जिसके लिए आप जैसे रिसीव करोगे उस टाइम आप एंट्री करते हो कैश टू सब्सक्रिप्शन। कैश है तो आपको रिसिप्ट टाइम पेमेंट में लेके जाना था, और सब्सक्रिप्शन हमारे लिए इनकम होती है, मेजर इनकम यही होती है, इसलिए आपने यहाँ पे इनकम की साइड में शो कर दिया था। अब हमारा तीसरा पॉइंट आता है। वैसे इनसे रिलेटेड बहुत सारे पॉइंट है जो हम आगे आगे देखते रहेंगे। फिलहाल हम बात करते हैं एडमिशन या एंट्रेंस फी। एक आता है एडमिशन या एंट्रेंस फीस, जिसको हिंदी में बोलते हैं प्रवेश शुल्क। देखिए, प्रवेश शुल्क आपकी संस्था के अंदर या आपके ट्रस्ट या क्लब के अंदर जब कोई पर्सन इंक्लूड होता है, आपके साथ में मेंबरशिप लेना चाहता है, तब उससे आप एक फीस लेते हो जिसको एंट्रेंस फीस कहते हैं। नॉर्मल इसके एंट्री हम समझते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फी। नॉर्मल एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू एंट्रेंस फीस। चलिए, अब पहला पॉइंट, जैसे ही कैश दिखा आपको, इसका मतलब वो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा। भाई कैश है, इसका मतलब वो कहाँ आएगा, रिसिप्ट एंड पेमेंट में। आपकी रिसिप्ट साइड में आपने लिख दिया एंट्रेंस फी, क्यों रिसीव हो रहा है वो। सेकंड ऑप्शन, अब वो हमारे लिए इनकम है। सेकंड पॉइंट, वो हमारे लिए क्या है, इनकम है। अब कई बार ऐसा होता है कि हम एंट्रेंस फी को जनरली तो इनकम ही मानते हैं, लेकिन कभी कभी स्थिति ऐसी भी होती है उसको इनकम ना मानकर कैपिटल फंड मान लिया जाए। अब वो इनकम और कैपिटल फंड का क्या फंडा है वो आपको देखना होगा। कि देखिएगा, पहला ऑप्शन तो आपने यही समझा है कि भाई जो व्यक्ति आ रहा है, एनपीओ तो कोई बिजनेस तो करता नहीं है, एनपीओ के लिए कोई आना पैसा आने का यही तो जरिया है। दूसरा कौन सा तरीका है कि एनपीओ के पास में कोई माल है नहीं, कोई सेवा तो वो दे नहीं रहा है, मतलब माल बेच नहीं रहा है, तो इनकम कहाँ से आएगी। तो इस तरह से ही लोग पैसा लेके आते हैं। अब उस पैसे को हमने जनरली इनकम माना है। अब इनकम कब मानते हो और कैपिटल कब मानते हो, तो वो आपको पृष्ठ में क्लियर लिखा हुआ होगा। यदि आपको पृष्ठ में कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब एंट्रेंस फी क्या होगी आपके लिए, इनकम। नेचर तो इसका इनकम ही है, लेकिन यदि पृष्ठ में आपको पर्टिकुलरली लिखा हुआ है कि आपका एंट्रेंस फी को आपको कैपिटल फंड मानना है, कैपिटल फंड मानना है, उस समय आप इसको बैलेंस शीट में कैपिटल में लेके जाओगे, तब उस समय आपको कैपिटल फंड में इसको दिखाना पड़ेगा। अदरवाइज आपके लिए ये क्या होगी, इनकम। एंट्रेंस फी आप इसका अकाउंट में भी लिखोगे। तो एंट्रेंस फी के दो एडजस्टमेंट। पहला एडजस्टमेंट तो होता है, भाई देखो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो आएगा ही आएगा क्योंकि वो कैश है, लेकिन सेकंड पॉइंट, आप एंट्रेंस फी को इनकम भी मानते हो और कैपिटल भी मानते हो। आपको प्रश्न में यदि लिखा हुआ है कि आपने एंट्रेंस फी को कैपिटलाइज किया है, उस कंडीशन में आप कैपिटल फंड में लेके जाओगे, अदरवाइज आपको इनकम मानते हुए इनकम साइड में ही लिखना है।
एनी डाउट? अपना तीसरा पॉइंट, इसमें कोई डाउट है तो आप लिख दीजिएगा, मैं बता दूंगा आपको। नेक्स्ट आता है डोनेशन, जिसको हम बोलते हैं दान। देखिए ऐसी संस्थाएं हैं जो दान से भी चलती है, दान भी उनको मिलता है, रिसीव करना पड़ेगा, दान के बिना काम नहीं चलेगा। तो डोनेशन, देखिए अपना पॉइंट आता है डोनेशन के। क्या होता है डोनेशन? दान। जब हमें दान मिलता है, दान भी मिलता है, डोनेशन बाहर वाले लोग आके आपको देते हैं। दान जब आपको प्राप्त होता है, इनकम होती है, आप उसके लिए एंट्री करते हो कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन, कैश अकाउंट डेबिट टू डोनेशन। अब कैश आया है, इसका मतलब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लिखना ही पड़ेगा टू डोनेशन, इसका मतलब तो रिसिप्ट एंड पेमेंट में तो लिखना ही है। लेकिन बात करते हैं इनकम की, तो दान जब हमें प्राप्त होता है तो हमें पास दो प्रकार का दान मिलता है। अब मान लीजिए आपके पास एक कोई क्लब है, कोई आप ट्रस्ट चला रहे हो, मिस्टर एक्स आपको आकर कहा कि मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूं। सपोज करो आप कोई क्लब चला रहे हो, कोई सोशल वर्क करते हो, आप लोगों ने सोचा कि इस ठंड के मौसम में, या फिर आपका कोई भी एक क्लब है जिसको आप चला रहे हो, सोशल वर्क आप उसमें से कोई भी करते रहते हो, किसी मिस्टर एक्स ने आपको कहा कि मैं आपको 1,00,000 रुपए देता हूं, आप जो भी काम करो कर लीजिएगा, इससे समाज के लिए कुछ भी अच्छा करना हो कर लीजिएगा, वो आपकी इच्छा है, मैं तो आपको 1,00,000 रुपए दे रहा हूं एज ए डोनेशन। जब हमें कोई ऐसा दान मिलता है जिसके लिए कोई विशेष उद्देश्य नहीं होता है, आप उस पैसे को कहीं पर भी खर्च कर सकते हो, उसे बोलते हैं हम सामान्य दान, नॉर्मल डोनेशन। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? कि ऐसा दान, देखो कई बार परिभाषाएं पूछी जाती है कि सामान्य दान किसे कहते हैं, तो ऐसा दान जिसका उपयोग कहीं पर भी किया जा सकता है, जिसका कंजप्शन आप कहीं पर भी किया जा सकता है, आप उसे किसी स्पेशल पर्पज से नहीं लेते हो, किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं लिया जाता है, उसे हम बोलते हैं सामान्य दान। और सामान्य दान आपके लिए इनकम होती है। आपके पास जो सामान्य दान है, जो जनरल डोनेशन है, वो आपके लिए क्या होती है? इनकम। इनकम, और आप यहां पे दिखाओगे बाय डोनेशन, बाय डोनेशन। लेकिन कभी आपको बता दिया कि स्पेशली किसी काम के लिए डोनेशन दिया है, जैसे किसी व्यक्ति ने आपको 5,00,000 रुपए दिया कि आपकी क्लब में एक या आपकी स्कूल में एक रूम बनाना है, वो मेरे नाम से बनेगा। भाई आपको मैं 5,00,000, 10,00,000, 20,00,000 जितना लगेगा मैं दूंगा, लेकिन बनाना उससे एक रूम ही है। तो जो रूम बनाने के लिए आपको मिला है, तो वो आपके लिए स्पेशल डोनेशन है। ऐसा दान जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए हो, विशेष उद्देश्य कि ये काम तो आपको करना ही है, इसी काम के लिए आपको करना होगा, उसे बोलते हैं स्पेशल डोनेशन। और स्पेशल डोनेशन आपके लिए लायबिलिटीज होती है, वो आपके लिए इनकम नहीं मानते, हम उसको लायबिलिटी मानते हैं। क्यों लायबिलिटी मानेंगे? क्योंकि वो काम आपको करना ही पड़ेगा, एक उसको दायित्व मानते हुए पूरा करेंगे। और दायित्व आपके कहाँ दिखते हैं? आप कॉमन लायबिलिटीज कहाँ दिखाते हो? बैलेंस शीट में। बेटा मेरे जवाब का वेट आपको नहीं करना, आपके जवाब का वेट मैं करता हूं। तो आपको जो भी लायबिलिटीज है वो कहाँ दिखती है? बैलेंस शीट के अंदर। तो पॉइंट हमारा क्लियर हो गया कि हमारे पास दो टाइप के डोनेशन है। फर्स्ट डोनेशन इज जनरल डोनेशन, सेकंड इज स्पेशल डोनेशन। जनरल है तो जनरल का मीन्स हम यही जानते हैं कि ऐसा दान जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है, स्पेशल कोई उसके कोई पर्पज नहीं है आपके पास में, आपने लिया है, आपने जो सोशल वर्क करना है कर रहे हो, छोड़ दोगे उसको। लेकिन जो विशेष दान होता है वो किसी न किसी काम को पूरा करने के लिए ही मिलता है, और विशेष दान आपके लिए क्या कहलाता है? लायबिलिटीज, और सामान्य दान इनकम। उसके बाद एक पॉइंट आता है वसीयत, लेगेसी जिसको बोलते हैं। देखो मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट या कुछ डिफिकल्ट पॉइंट ऐसे हैं उनको बता रहा हूँ, कॉमन पॉइंट हम यहाँ नहीं समझेंगे। कारण ये है कि जो कॉमनली आप जानते हो जिन पॉइंट्स के बारे में, कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप जनरली जान ही रहे हो, उसको मुझे ज्यादा समझाने की आवश्यकता है। जैसे सैलरी क्या होती है, रेंट क्या है, कहीं आपने कोई भाड़ा दिया तो वो क्या है, सारे एक्सपेंसेस आप जानते हो। लेकिन इनकम यहाँ पे जितनी भी है,
एनपीओ के अंदर जो इनकम होती है वो समझने लायक है, क्योंकि वो एक स्पेशल ट्रांजेक्शन है। वो आपने आई थिंक पहली बार देखे होंगे, या इसके लिए पहली बार ही होते हैं ऐसे। हम जानते हैं लेगेसी के बारे में, वर्ड आता है लेगेसी। आप कहोगे सर ये क्या होता है लेगेसी? कुछ ना कुछ तो होता होगा। आप जैसे ही मैं इसका सामान्य शब्द बताऊंगा तब आपके दिमाग में ये पॉइंट क्लियर हो जाएगा। लेगेसी, जिसको हिंदी में बोलते हैं वसीयत। जानते हो वसीयत क्या होती है? सुना हुआ होगा आप लोगों ने वसीयत। ओह, जानते हो, बहुत बढ़िया। देखिए वसीयत, विल पावर जिसको बोलते हैं। कोई व्यक्ति अपनी पूरी प्रॉपर्टी, मतलब देखो दान और वसीयत में कोई फर्क नहीं है, सामान्य तो सेम है। दान में क्या होता है, व्यक्ति अपने द्वारा कमाया गया पैसा किसी संस्था को भेंट करता है, किसी व्यक्ति को देता है, उसे दान कहते हैं। वसीयत में भी यही होता है। आपकी लेगेसी में भी दूसरा काम नहीं है, उसके द्वारा जितना पैसा कमाया गया है वो किसी को दे रहा है। लेकिन फर्क इतना सा है, दान जीवित रहते दिया जाता है, जब व्यक्ति जिंदा है तब दे रहा है, उतनी स्वेच्छा से दिया जाता है। और वसीयत के अंदर वो जब मरेगा उसके बाद दिया जाता है। जैसे मान लीजिए एक्स पर्सन है, उसने किसी क्लब के नाम पे अपनी वसीयत बना ली कि जब मैं मरूं तब मेरी सारी प्रॉपर्टी इस क्लब को मिल जाए। तो वसीयत का मीन्स एक मरने के बाद उसकी जितनी भी संपत्तियां हैं वो उसको दे दी जाएगी, या वो जो भी देना चाहे वो उस कंपनी को या उस क्लब को दे सकता है। तो दोनों में थोड़ा सा फर्क है। दान जीवित रहते लोग देते हैं, वसीयत मरने के बाद दी जाती है। मतलब वसीयत बिल पहले कर ली जाती है, लेकिन वसीयत का जो इफेक्ट होता है मरने के बाद प्राप्त होता है। तो पॉइंट हमारे पास में ये क्लियर हो गया कि लेगेसी एक प्रकार से हमारे पास में रिसिप्ट होती है। आप जब रिसीव करोगे तब एंट्री करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू लेगेसी, मतलब आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट में लिखना है टू लेगेसी। और अब सेकंड ऑप्शन, ये हमारे लिए इनकम होगी या एक्सपेंसेस होगा? जनरली सॉरी, इनकम होगी या लायबिलिटीज होगी? लायबिलिटीज, देखो इसका अमाउंट यदि कम है, देखो वैसे तो इसको लायबिलिटीज में ही मानते हैं, कैपिटल का ही पार्ट मानेंगे ज्यादातर, 90% कैपिटल का पार्ट मानते हैं। आप इसे इनकम भी मान सकते हो, आप इसे कैपिटल भी मान सकते हो, दोनों सही है। अब आप कहोगे सर दोनों तो कैसे सही हो सकता है? आप कह रहे हो कि लायबिलिटी है, आप कह रहे हो इनकम है, थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। चलिए हम आपके कंफ्यूजन को सॉल्व करते हैं। सॉल्यूशन इतना सा है कि यदि आपके पास कम अमाउंट आया है, छोटा मोटा आया, तो उसका आप इनकम मान लो, बड़ा आया है तो आप उसको लायबिलिटी मान लो। अब फिर कंफ्यूजन आपने क्रिएट कर लिया, आप ये कहोगे कि सर आपने तो फिर कंफ्यूजन क्रिएट कर लिया, कम और ज्यादा का क्या सेंस है? तो अब इस पॉइंट को यहीं छोड़ दो, प्रश्न के भरोसे छोड़ दीजिएगा। यदि आपको प्रश्न में इसको कैपिटल मानना है तब तो प्रश्न में कैपिटल लिखा होगा, और नहीं लिखा है आप इसे इनकम मानो तो भी सही है, कैपिटल मानोगे तो, क्योंकि लास्ट फाइनल इफेक्ट उसका यही आएगा। यदि आप उसको इनकम मानते हो, इनकम से आपका सरप्लस निकलेगा, सरप्लस जाके सीधा कैपिटल में ऐड होगा। आप इसे कैपिटल मानते हो तो डायरेक्टली कैपिटल में जाके ऐड होगा। इसको हम एज ए क्वेश्चन पर डिफाइन करते हैं, हम उसको क्वेश्चन के भरोसे छोड़ देते हैं। नेक्स्ट एक और इनकम आती है आपके पास, गवर्नमेंट ग्रांट। मैं आज आपको सारी इनकम सारी बता देता हूँ, फिर हम इसके आगे आगे बढ़ेंगे। फिलहाल हम जितनी भी इनकम हमारे पास है वो सब कुछ पूरी करते हैं। एक आती है गवर्नमेंट ग्रांट। देखिए गवर्नमेंट ग्रांट्स क्या होती है, जितनी भी ऐसी सोशल एक्टिविटीज को करने वाली संस्थाएं होती है, जो एनपीओ होती है, उसमें गवर्नमेंट के भी कुछ ऐसे ग्रांट्स का मतलब कुछ सपोर्ट मिलता है। गवर्नमेंट सपोर्ट करती है इनको, गवर्नमेंट इनको डोनेशन है या कुछ ऐसा एक्स्ट्रा सब्सिडीज वगैरह है, ये कुछ देती है। तो जब इन्हें गवर्नमेंट से कुछ मिलता है, अनुदान जिसको बोलते हैं हिंदी में, थोड़ा सा गवर्नमेंट सरकार द्वारा अनुदान प्राप्त होता है, वो अनुदान भी हमारे लिए इनकम होती है। आप उसके लिए रिसिप्ट पेमेंट में रिसिप्ट में लिखोगे और इनकम में आपको शो करना है। इसके अलावा एक वर्ड आता है फंड। एक फंड आती है, फंड, फंडिंग का मतलब क्या होता है, आप किसी काम को करने के लिए स्पेशली पैसा इकट्ठा करते हो। जैसे अपनी संस्था है, अपनी संस्था में आपको कोई काम करना है, जैसे मान लीजिए आप एक स्पोर्ट क्लब चला रहे हो। स्पोर्ट क्लब का मीन्स आप कोई गेम्स टूर्नामेंट वगैरह कराते हो, स्पोर्ट क्लब चलाते हो।
आपको स्पोर्ट क्लब के अंदर अभी मान लीजिए एक टूर्नामेंट कराना है। अब टूर्नामेंट कराना है तो टूर्नामेंट के लिए पैसे तो चाहिए, तो आपने लोगों से पैसा लिया, लोगों से कहीं से पैसा लाया, ये कह के लाया कि मैं टूर्नामेंट करवा रहा हूं, हमारा क्लब एक टूर्नामेंट करवा रहा है, आपको हमें इस टूर्नामेंट को करने के लिए पैसा दीजिए। लोगों ने आपको पैसा दे दिया, तो वो जो पैसा आपने इकट्ठा किया है वो टूर्नामेंट के लिए इकट्ठा किया है, तो उसका यूज भी आपको टूर्नामेंट में ही करना पड़ेगा, वो आप इनकम नहीं मान सकते। तो जब फंड बेसिस अकाउंटिंग का मीन्स ये होता है कि हमने जो पैसा जिस काम के लिए इकट्ठा किया है उसको उसी काम में खर्च करना होगा। ठीक है, ये कुछ कॉमन पॉइंट थे, कुछ इनकम मैंने बताई है, वो भी मोटे तौर पे, ऐसा नहीं कि सारी बता दी है, मोटे तौर पे बता दी। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो अभी आपके पास में बाकी हैं, वो हम जैसे जैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब हम इन दोनों अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, इसमें आपको और आगे काम क्या करना है। पहला पॉइंट, मैं कुछ पॉइंट आपको बता रहा हूँ, वैसे तो आपने ये सारी चीज़ें नोट कर ली होगी मुझे पता है, लेकिन फिर भी आप इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसके नोट्स भेज दूंगा आपको, आप वहाँ से भी लिख दीजिएगा, लेकिन जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ उन्हें आप बड़े अच्छे ढंग से समझिएगा। इन दोनों अकाउंट्स के बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको, रिसिप्ट एंड पेमेंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर। पहले हम बात करते हैं रिसिप्ट एंड पेमेंट की। रिसिप्ट एंड पेमेंट, पहला पॉइंट, इसमें केवल कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन आते हैं, ये ध्यान रहे। रिसिप्ट एंड पेमेंट में ओनली कैश रिलेटेड ट्रांजैक्शन लिखना है, बाकी कुछ नहीं है। अब कैश रिलेटेड का मीन्स जहां पैसा आ रहा है पैसा जा रहा है, पैसा आना जाने का तरीका चाहे कोई भी क्यों नहीं हो, इनकम, असेट्स, एक्सपेंसेस, लायबिलिटीज, कैपिटल, किसी भी वे में आपका पैसा आ रहा है जा रहा है, यू हैव टू राइट द इन अ कैश रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। सेकंड पॉइंट, इसमें किसी भी वर्ष से संबंधित रोकड़ लिखा जाता है, किसी भी वर्ष से संबंधित हो, चाहे वो करंट ईयर है, लास्ट ईयर है, प्रीवियस ईयर है, नेक्स्ट ईयर है, कोई भी ईयर है, कैश में है आपको लिखना है। ठीक है, मेजर 2 पॉइंट याद रखना है, कोई भी कैश ट्रांजैक्शन है किसी भी ईयर का है तो आपको लिखना है। रिसिप्ट एंड पेमेंट आप कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए बनाते हो, फॉर फाइंडिंग द कैश बैलेंस। आप रिसिप्ट एंड पेमेंट क्यों बनाते हो, तो कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए, मतलब कैश बैलेंस कितना है ये पता लगाने के लिए हम यहाँ पे रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाते हैं। तो मेजर रूप से मैंने आपको 3 पॉइंट बताए कैश में, कि कैश बैलेंस फाइंड करने के लिए आपको रिसिप्ट एंड पेमेंट बनाना है, रिसिप्ट एंड पेमेंट के अंदर आप सारे ही कैश ट्रांजेक्शन लिखते हो, और तीसरा पॉइंट, आप किसी भी ईयर का है कैश में है तो आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा। अब हमारा एक अकाउंट आता है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, इसको थोड़ा सा समझिएगा। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, जैसा कि इसका नाम से क्लियर है, इसमें केवल इनकम और एक्सपेंसेज ही आती है। मैं इसमें पहला पॉइंट लिखता हूं, इसमें केवल करंट ईयर की इनकम एंड एक्सपेंसेज ही आते हैं, बस ये ध्यान रखना। करंट, इसमें 2 पॉइंट है। करंट ईयर मतलब आपको पिछला अगला कुछ नहीं लेना, ओनली करंट ईयर, ओनली करंट ईयर से रिलेटेड आपको इनकम और एक्सपेंसेज यहाँ पे लेनी है, बाकी कुछ नहीं लिया जाता। सिर्फ इनकम और एक्सपेंसेज होगा तो ही लेना है, बाकी यहाँ पे कोई नहीं लिया जाएगा। असेस्ट, एक्सपेंस, असेस्ट और लायबिलिटी को छोड़ देते हैं। आपके पास टोटली 4 टाइप के अकाउंट्स होते हैं, असेस्ट, लायबिलिटीज, इनकम एंड एक्सपेंसेज। तो हमें यहाँ पे ओनली असेस्ट और एक्सपेंसेस, सॉरी असेस्ट और लायबिलिटीज को छोड़कर इनकम और एक्सपेंसेस सारे लेने हैं, लेकिन लेने इसी साल के हैं। सेकंड पॉइंट, यहाँ आपको कैश ध्यान में रखना जरूरी नहीं है, चाहे वो कैश है नहीं है आपको यहाँ पे लिखना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर है तो लिखना होगा। ठीक है,
तीसरा पॉइंट, यहाँ कुछ एडजस्टमेंट होते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में आप एडजस्टमेंट करते हो। आपको याद होगा आपने 11th में एडजस्टमेंट पढ़े थे। मेजर एडजस्टमेंट थे आपके पास 4, आउटस्टैंडिंग, एकर्ड, प्रीपेड और अनर्ड, 4 होते हैं। इन चारों को यहाँ पे थोड़ा सा फिर समझते हैं। आप सोचोगे सर ये तो वापस वो की वो प्रॉब्लम फिर सामने आ गई, लास्ट ईयर बड़ी मुश्किल से इसको समझा था, आज फिर समझना पड़ेगा। तो बिल्कुल बेटा समझना पड़ेगा। मैंने आपको उस टाइम भी बोला था और आज फिर कह देता हूँ कि न केवल ये आज ही आपका साथ पकड़ के चला है, आप जब जब आगे पढ़ोगे हमेशा ये साथ में आएंगे। तो आप इनसे एक दोस्ती कर लीजिएगा। ये ऐसे एडजस्टमेंट है जिनके साथ दोस्ती कर लो, ये हमेशा आपको अच्छा रिजल्ट देंगे, अच्छा काम करेंगे। तो हमारे पास 4 एडजस्टमेंट है, उन चारों एडजस्टमेंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, वो क्या होते हैं। देखिए पहला पॉइंट, एडजस्टमेंट आखिर होता क्या है। एडजस्टमेंट का मतलब होता है कि कुछ ऐसी आइटम है जो प्रॉपरली रिकॉर्ड नहीं हुई है, उसको हम एडजस्ट करते हैं। जैसे सबसे पहला आता है हमारा आउटस्टैंडिंग, हिंदी में बोलते हैं बकाया या अद्दत। मैं यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंसेस दोनों को साथ में बता रहा हूँ, क्योंकि दोनों के लिए सेम रूल्स होते हैं, यहाँ अलग अलग नहीं करेंगे, दोनों को साथ में ही बस समझते हैं। आउटस्टैंडिंग बकाया यानी बाकी है, दिया नहीं है। ऐसा इनकम है, ऐसी एक्सपेंसेस जो करंट ईयर से रिलेटेड है बट करंट ईयर में उसको पेड या रिसीव नहीं हुआ है। इस साल का इनकम था, आपने इसी साल में पेड या रिसीव नहीं किया, उसी को बोलते हैं हम यहाँ पे क्या क्या बोलोगे, आउटस्टैंडिंग। एनी डाउट? द इनकम एंड एक्सपेंसेस इज नॉट रिसीव एंड पेड विद इन करंट ईयर बट रिलेटेड टू करंट ईयर, इट इज अवर आउटस्टैंडिंग। सीधी सी बात है, इस साल का था, आपने इस साल में पे या रिसीव नहीं किया है, वो आपके लिए आउटस्टैंडिंग होगा। जैसे जनरली आउटस्टैंडिंग का मीनिंग आप जानते हो, मुझे ज़्यादा डीपली बताने की आवश्यकता नहीं होगी। दूसरा आता है अपना एडवांस, मैं दोनों ही साथ में बता देता हूँ। सेकेंड वन इज एडवांस, जिसको आप अग्रिम बोलते हैं। एडवांस मीन्स टाइम पीरियड से पहले रिसीव करना, आउटस्टैंडिंग मीन्स टाइम पीरियड पर पेमेंट नहीं करना, चाहे वो इनकम हो एक्सपेंसेज हो, दोनों ही टाइम पर आपने रिसीव पेड नहीं किया है तो आउटस्टैंडिंग है, और टाइम से पहले रिसीव हो गया पेड हो गया तो वो एडवांस होगा। अब आप कहोगे सर ये दोनों तो हमें पता है, आपने बता दिए, अब यहाँ क्या करना है वो समझिएगा। तो आपके पास ये दोनों ओपनिंग भी होंगे क्लोजिंग भी होंगे। अब 2 शब्द और आते हैं, ओपनिंग एंड क्लोजिंग। ओपनिंग का मीन्स जब आपका ईयर स्टार्ट होता है उस समय यदि आपके पास कोई आउटस्टैंडिंग है, या ईयर क्लोज होता है उस समय यार आउटस्टैंडिंग है। देखो ईयर स्टार्ट होगा उस समय, मतलब मैंने आपको कल भी बताया था, आज फिर बता देता हूं कि 2019, 20 और 21। अब आप 2020 में काम कर रहे हो तो 2019 एंड होगा तब 20 स्टार्ट होगा। भाई ऐसा तो हुआ नहीं कि डायरेक्ट 20 स्टार्ट हो गया 19 एंड हो गया यार, आपको पता ही होगा 19 एंड होके ही 20 स्टार्ट होता है। तो जिस दिन आपका 19 एंड हुआ है वो आपकी क्लोजिंग डेट ऑफ 2019 थी, मींस 31 दिसंबर 2019 इज क्लोजिंग डेट ऑफ 2019, but our date of 1st Jan 2020 is opening date of 2020। ये तो आपको समझ में आ गया, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूं कि द बैलेंस ऑन 31st December 2019 is transfer on 1st Jan 2020, so the closing balance of last year is opening balance of current year। जो अमाउंट लास्ट ईयर का क्लोजिंग था वो करंट ईयर का ओपनिंग होगा, ये फिक्स है, ये फिक्स है, इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। एक छोटा सा एग्जांपल, मान लीजिए आज शाम को आपने या आज दिन में आपने खाना बनाया, शाम को बना लिया खाना, आपने अपने जो परिवार का मतलब जो भी फैमिली था सब देखा, आपने रोटी बनाई और आपसे 15 रोटियां बन गई, आपने काउंट कर ली बस, क्योंकि अकाउंट के स्टूडेंट हो आप, तो आपने काउंट कर ली कि 15 रोटियां पड़ी है, चलो कोई बात नहीं, आपने खा भी ली, अपने जितने मेंबर्स थे सबने खा ली, और
यदि हम कहते हैं कि आपके पास 2 रोटी बच गई है, आज की नाइट को 2 रोटी बची है, इट इज योर क्लोजिंग बैलेंस। क्लोजिंग का मीन्स जब आपका ईयर क्लोज हो रहा है, आज का डे कंप्लीट हो गया है, अब सब काम हो गया, आपने देखा कि बॉक्स में 2 रोटी पड़ी है, इट इज अवर क्लोजिंग बैलेंस। अब मुझे बताओ कल सुबह उठते ही आपके पास कितनी होगी जब तक आप नहीं बनाओगे? जवाब दो। कल सुबह आपने नहीं बनाई है अभी तक, तब तक आपके पास कितनी? 2। सिंपल सी बात है भाई, सिंपल सी बात है। जितनी कल रात को थी आज सुबह भी वही होगी, क्योंकि 1 सेकंड का फर्क होता है बेटा डेट चेंज होने में। 31 दिसंबर 2019 और 1 जनवरी 2020 में सिर्फ 1 सेकंड लगता है। रात को 12 बजे आपकी डेट चेंज हो गई, अब 1 सेकंड में तो आपने कोई बदला नहीं होगा, स्वाभाविक सी बात है। तो हमारे यहाँ का एक सिंपल कॉन्सेप्ट है कि द बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर, द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ लास्ट ईयर इज सेम टू सेम ओपनिंग बैलेंस ऑफ करंट ईयर। So we have the opening balance of any item and closing balance of any item. आप हमेशा ध्यान रखिएगा हमारे पास ओपनिंग एंड क्लोजिंग दोनों बैलेंस होंगे। तो फर्स्ट बात करते हैं आउटस्टैंडिंग की। यदि आपके पास ओपनिंग क्लोजिंग दोनों ही है, मैं इसको थोड़ा सा सही ढंग से इसको समझा देता हूं, आप ध्यान से समझिएगा। ये सारे मैं एडजस्टमेंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा। आपके पास ओपनिंग बैलेंस दिया हुआ है, क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है। अब हम करते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस या इनकम। एक आता है एडवांस एक्सपेंसेस या इनकम। देखो अभी मैंने सिर्फ 1 मिनट पहले बताया था आपको कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं। मैं फिर बता रहा हूं, आप मेरी बात कान आंख नाक सब खोल के सुनना कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं। एनी डाउट? एक बार फिर बोल देता हूं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर में ओनली करंट ईयर की इनकम और एक्सपेंसेस लिखते हैं। कंप्लीट हो गया? ठीक है। अब हम बात करते हैं ओपनिंग आउटस्टैंडिंग। ओपनिंग आउटस्टैंडिंग का मतलब था कि लास्ट ईयर का क्लोजिंग, अभी मैं यही माथाफोड़ी समझा रहा था आप लोगों को, लास्ट ईयर का क्लोजिंग। आउटस्टैंडिंग का मतलब यह होता है कि इस साल का पैसा आपने इस साल में नहीं दिया है, इस साल का पैसा इस साल नहीं दिया, वो आपका आउटस्टैंडिंग है। तो लास्ट ईयर का पैसा आपने लास्ट ईयर में नहीं दिया होगा, वो लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग था। अब वो इस साल ट्रांसफर हो रहा है, मतलब आपके ओपनिंग आउटस्टैंडिंग कौन से ईयर से रिलेटेड होते हैं? लास्ट ईयर से रिलेटेड है। कौन से ईयर से है? लास्ट ईयर से। और इनकम एंड एक्सपेंडिचर में तो आप करंट ईयर लेते हो, तो आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है? लेस। आप हमेशा याद रखिएगा ओपनिंग आउटस्टैंडिंग क्या करना है? लेस करना है। मैं थोड़ा सा एग्जांपल समझाता हूं कि मान लीजिए आपने किराया चुकाया, आपके इस साल किराया चुकाया 15,000 रुपए, ठीक है। 15,000 रुपए आपने किराया चुकाया, जिसमें से 3,000 रुपए पिछले वर्ष से संबंधित है, या हम ये कहेंगे कि 3,000 रुपए आपका लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग है। पिछले साल का पैसा बाकी था जो इस साल पेड किया है। 3,000 रुपए लास्ट ईयर में आउटस्टैंडिंग रह गया था, वो इस साल पे किया है। तो इस साल का तो खर्चा है नहीं, है 15,000 में से 3,000 इस साल का तो खर्चा नहीं है, वो तो लास्ट ईयर का खर्चा था। तो आपको यहां से लेस करना है। एक बात याद रखिएगा, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग लेस होता है। क्यों होता है? क्योंकि ये लास्ट ईयर से रिलेटेड एक्सपेंसेस था, इसलिए आपको यहां से लेस करना है। एनी डाउट? और यदि करंट क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग है तो ऐड करना है। लास्ट ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस होगा, करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग ऐड होगा। मींस आपका ओपनिंग आउटस्टैंडिंग इज लेस एंड क्लोजिंग आउटस्टैंडिंग इज ऐड। Opening outstanding is related to last year and closing outstanding is related to current year. So current year is add and last year is less, because our concept of income and expenditure is income and expenditure. In the income and expenditure we are recording the only current year income and expenses. Any doubt?
बहुत बढ़िया। ऐसा कैसा हम एडवांस समझते हैं। देखिए, एडवांस का मतलब पहले रिसीव करना। अब लास्ट ईयर में पैसा रिसीव किया है, इसका मतलब इस साल का पैसा आपने पिछले साल रिसीव कर दिया, यही होगा ना। इस साल का पैसा आपने पिछले साल रिसीव कर दिया है, पिछले साल रिसीव कर दिया, इसका मतलब वो आपको ऐड करना है और यहां लेस करना है। ये ऐड क्यों होगा? क्योंकि इस साल का पैसा आपने लास्ट ईयर रिसीव कर दिया है, मतलब इस साल की इनकम आपने पिछले साल रिसीव कर दी है, तो वो इस साल की इनकम है, इसलिए तो आपको ऐड करना ही है। और सेकंड, क्लोजिंग का मतलब आपने अगले साल का, आने वाले ईयर का आपने इस साल कर दिया है, तो आपको यहां से लेस करना है। तो ये कुछ छोटे से एडजस्टमेंट थे। आपको कल मैंने कुछ पढ़ने के लिए कहा था, आई होप आपने पढ़ा होगा। बहुत अच्छे स्टूडेंट हो आप सब मेरे, आप मेरी बात बहुत जल्दी मान लेते हो, मैं जानता हूँ आपको बहुत अच्छे ढंग से, बहुत अच्छा पढ़ा है। कोई डाउट है तो आप मुझे पर्सनल सेंड कीजिएगा, पर्सनली मेरे नंबर आपके पास में है, मेरी ईमेल आईडी है, गूगल क्लासरूम है, टेलीग्राम चैनल है, या फिर आपके यूट्यूब वीडियो के कमेंट बॉक्स में, जहां भी आपको सूटेबल लगता है आप लिखिएगा, हम कोशिश करेंगे आपको सॉल्व करने के लिए। सेकंड बात, जो हमने कल पॉइंट बताया था आज भी हम उसी तरह से कुछ पढ़ने के लिए आपको देंगे, रेगुलर आपको उस चीज़ को फॉलो करना होगा। फिर से आज हम आपको बुक के कुछ पॉइंट ऐसे हैं जो आपको स्टडी करनी है, रीडिंग लगानी है, क्योंकि कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको पढ़ने पड़ेंगे, समझने पड़ेंगे। हाँ, उनमें यदि कोई डाउट आ रहा है तो मैं बताऊंगा, वैसे तो मैं मोटे तौर पे उनको बताता ही हूँ, लेकिन फिर भी एक बार मैं आपको पहले रीडिंग लगाने के लिए कहूँगा। कल आपने 306 पर पढ़ा था, आज आप यहां से पढ़ना स्टार्ट करोगे 306 से ही। लिखा है आपको गैर लाभकारी संस्था के वित्तीय विवरण, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यहां से आपको पूरा रीडिंग लगाना है और आप समझोगे इस बात को। कहां तक पढ़ोगे? तो 307 तक, जिसमें आपको न्यूमेरिक एग्जाम्पल फर्स्ट भी लिखा है। एक बार आप उसको सिर्फ पढ़ना है, सॉल्व हो तो बढ़िया है, नहीं है तो कोई इशू नहीं, हम करवाएंगे आपको। कल से हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, इससे आगे वाला एडजस्टमेंट और समझेंगे। आई होप आपको जो मैंने आज चीज़ें समझाई है आपको समझ में आई होगी। फिर भी यदि कोई डाउट रहता है तो आप हमें ज़रूर बताइएगा, हम आपका सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, रेगुलर स्टडी करनी है, अच्छे से पढ़ना है, समझना है। पॉइंट वही है कि अब बोर्ड एग्जाम भी होंगे और अच्छे ढंग से होंगे, टाइम कम है, मेहनत ज़्यादा है, मेहनत कीजिएगा। जो चीज़ें समझ में नहीं आ रही है आप हमसे बताइएगा, हाँ हम पूरी कोशिश करेंगे। और जो चैप्टर हमने पढ़ा लिए हैं उनकी वीडियो भी आप देखते रहिए, नहीं तो वो भी भूल जाओगे। तो हमने उस सारी प्लेलिस्ट में सारे वीडियो दे रखे हैं, सारे नोट्स आपके पास में हैं, सेल्फ ट्राई करो। अकाउंट्स, बिजनेस सब पढ़ना है, नहीं समझ में आया तो हमको बताना है। धन्यवाद।